चलो, तो बेसिकली क्वेश्चन आपको दिया था दो चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड हमें मालूम नहीं है, बस उनके बिटवीन का फोर्स गिवन था। कितना था फोर्स? 200 न्यूटन, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर को हम 3 × 10⁻⁻1 मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले हमें Q कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बोला है, इसलिए फॉर्मूला बनेगा KQ² यब दिया है 200 का मतलब 2 × 10⁻², इक्वल टू K का मतलब कितनी होती K की वैल्यू? 9 × 10⁹, Q² अपॉन 3 का स्क्वायर मतलब 9 × 10⁻²। तो यहाँ पे 9 कट हो जाएगा, -2 इधर आके -2 ही रहेगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर नहीं जा रहा है, डिवीजन का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो +2 -2 कट हो जाएंगे, यानी कि Q² इक्वल्स टू बचा 2 × 10⁻⁻9, यानी कि चार्ज कितना आएगा? दोनों साइड में रूट लेना है तो रूल क्या होता है? 10⁻⁻⁻⁻ चाहिए। इवन बनाने के लिए Q को कर देंगे 20 × 10⁻⁻10 Q², तो Q बनेगा 4.4 × 10⁻⁻5 कूलम। तो दोनों चार्ज के ऊपर मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और हमें बोला है कि जो निगेटिव है उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस मतलब ज़्यादा होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली Q इक्वल्स टू NE, तो N इक्वल्स टू क्या बनेगा? Q अपॉन E। Q कितना आ रहा है? 4.4 × 10⁻⁻5। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट एज, देखो कितना आ रहा है? 2.7 × 10⁻⁻, कितना? -19 ओवर आएगा, +19 - 5 मतलब अरे +14, -19 ऊपर आएगा तो वो क्या बनेगा? +19 बनेगा। तो देखो इस तरह से कूलम्स लॉ के ऊपर मॉड्यूल में से नियर अबाउट 40 to 50 एग्जाम्पल्स, उसके बाद में कंसेप्ट एप्लीकेशन के भी अराउंड 50 एग्जाम्पल्स, दोनों वर्कशीट के मिला के भी अराउंड 80 एग्जाम्पल्स, एंड उसको छोड़ के और 40 to 60 एग्जाम्पल, मतलब मोर देन 200 एग्जाम्पल्स हमने सिर्फ बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ सॉल्व किए थे। अभी आगे आप देखेंगे कि जो भी न्यू कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उस कंसेप्ट में पूरा मैकेनिज्म, पूरे फॉर्मूले, पूरी प्रोसेस जो है वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ कूलम्स लॉ। मैंने पहले बोला था कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है, एक आधी बार रहता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर कंपलसरी हर बार क्या होता है? क्वेश्चन होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए अगर कूलम्स लॉ के क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व किए होंगे तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने कूलम्स लॉ से रिलेटेड वर्क नहीं किया है, एटलीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क करो। यहाँ पे भी वर्क करके क्लियर करेंगे तो भी क्लियर होगा। कूलम्स लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको स्किप करेंगे, बाकी टॉपिक समझने के लिए बहुत हेल्प करता है। सो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पहले सुना है क्या कभी? यस नो, कितने लोगों ने सुना है इलेक्ट्रिक फील्ड को? कब सुना था? जब हमने चार्ज को डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन करे थे हम चार्ज को? चार्ज मतलब टेंडेंसी है जिसका काम क्या होता है? सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है मतलब क्या प्रोड्यूस होता है उसको हमने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो आगे का पॉइंट हमारा उसी से रिलेटेड रहेगा। लिख लिया सब लोगों ने? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड थी, याद है आपको? वहां पे हम क्या करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थ है, तो ये अर्थ ड्रॉ करते थे और अर्थ के सराउंडिंग में एक ह्यूज स्फीयर ड्रॉ करते थे और बोलते थे कि ये अर्थ की क्या हो गई? ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई। अगर इस ग्रेविटेशनल फील्ड में दूसरी कोई भी बॉडी जिसके पास मास है अगर एंटर करेगी तो अर्थ क्या करती है? उस बॉडी को। लेकिन ये जो अट्रैक्शन का इंटरेक्शन है ये इसी स्पेस के लिए लिमिटेड होता है। यहाँ पे अगर हम किसी बॉडी को प्लेस करेंगे तो अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं करती है, इसलिए सिर्फ मून जो है वो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व होता है, ठीक है। जुपिटर का मून अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के आउटसाइड था, बाहर था, ठीक है। अभी सिमिलर कंडीशन हम चार्ज से रिलेटेड देखेंगे कि अगर स्पेस में हमने चार्ज प्लेस किया तो ये चार्ज का काम भी क्या होता है? जैसे कि हम पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करेंगे, ये भी क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड के सिमिलर खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई भी चार्ज, एक प्लस क्यू होगा एंड दूसरा माइनस क्यू होगा, इनको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने का ट्राई करेंगे तो क्या होगा, देखो जब तक ये दोनों चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तब तक ये कुछ भी इंटरेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये प्लस क्यू चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, इसको यहीं पे बैठ के समझ में आएगा कि कोई तो फील्ड में एंटर कर रहा है, और ये आइडेंटिफाई करेगा कि आने वाला चार्ज लाइक पोलैरिटी का या फिर अपोजिट पोलैरिटी का है। अगर ये अपोजिट पोलैरिटी का होगा तो यहीं पे पकड़ के वो बाहर फेंक देगा, मतलब क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन पोलैरिटी अगर अपोजिट है, मतलब ये निगेटिव पोलैरिटी का चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको पकड़ के घर पे लेके आएगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का इंटरेक्शन है, ये कहाँ तक एप्लीकेबल है, एक पर्टिकुलर लिमिटेड स्पेस तक। इसके बियॉन्ड अगर हम कितने भी चार्जेस प्लेस करेंगे तो उन चार्जेस के ऊपर ये चार्ज जो है कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलर एग्जांपल आपने मैग्नेट से रिलेटेड भी देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैग्नेट है, उसको अगर हम स्पेस में रखते हैं, उसका ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है, तो ये भी क्या करता है, खुद के सराउंडिंग में अपनी एक फील्ड बनाता है, अपना स्पेस बनाता है। अगर मास ने प्रोड्यूस किया तो चार्ज प्रोड्यूस करेगा, तो एंड मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने यहाँ पे एक साउथ पोल रख दिया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो फील्ड के बाहर है। लेकिन इसी साउथ पोल को अगर हम फील्ड के अंदर लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये साउथ एंड साउथ एक दूसरे को रिपेल करके इसको पकड़ के फील्ड के बाहर वो रिपेल कर देगा, फेंक देगा। उसकी जगह पे अगर हम नॉर्थ पोल प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस तरह का जो भी इंटरेक्शन होता है, कौन सा इंटरेक्शन, ग्रेविटेशन है तो सिर्फ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन, मैग्नेटिक से तो अट्रैक्शन एज वेल एज, ये सारा इंटरेक्शन एक पर्टिकुलर स्पेस तक ही लिमिटेड होता है एंड उसी स्पेस को हम फील्ड बोलते हैं। अगर मास प्रोड्यूस करेगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड। तो आइडिया आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, सिंपली क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक स्पेस है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्पेस है। कौन सा स्पेस है, अराउंड द चार्ज, चार्ज जहां पे प्लेस करेंगे उसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस होता है। क्या होता है इस स्पेस में, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होते हैं। वेरी गुड, सो राइट डाउन, राइट इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, इलेक्ट्रिक फील्ड the space around the charge, the space around the charge in which any other charge, the space around the charge in which any other charge experiences force of attraction or repulsion. Electric field, the space around the charge in which any other charge experiences force of attraction or repulsion. देखो ग्रेविटी होगी तो सिर्फ अट्रैक्शन बोलते हैं, मैग्नेटिक्स में भी क्या होगा, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होगा, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। उस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो फील्ड मतलब एरिया, फील्ड मतलब स्पेस। अगर इलेक्ट्रिक बोलेंगे तो प्रोड्यूस कौन करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज करेगा। यानी चार्ज के सराउंडिंग में एक स्पेस होता है जिसमें दूसरे चार्जेस एक्सपीरियंस करते हैं। क्या एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। एंड यही स्पेस प्रोड्यूस करने की जो टेंडेंसी है उसी को हमने चार्ज बोला था। और ये चार्ज नेचुरली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हर एक एटम के इनसाइड, एक तो प्रोटॉन के ऊपर नहीं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक तो प्रोटॉन के ऊपर नहीं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन के ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की टाइप्स जो आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करनी है। फर्स्ट वन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब हमें यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्ट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों भी अगर सेम है,
एट एवरी पॉइंट, मतलब हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर इतना स्पेस कंसिडर कर रहे हैं, एंड इस स्पेस में अगर यहाँ पे एक पॉइंट लिया है हमने ए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिया है हमने बी, यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिया है सी, तो ये तीनों पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम है एट एवरी पॉइंट, तो उस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसीडर करेंगे एज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? मतलब राइट डाउन द इलेक्ट्रिक फील्ड in which the electric field in which magnitude and direction, the electric field in which magnitude and direction of electric field, magnitude and direction of electric field is same at every point, is same at every point, is called as uniform electric field. यूनिफॉर्म के बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है? जो यूनिफॉर्म में था वो नहीं होगा, मतलब यहां पे क्या होगा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, इस तरह की कंडीशन है। मतलब एक तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, नहीं तो डायरेक्शन डिफरेंट है, नहीं तो दोनों डिफरेंट है, तो उस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट डाउन इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ मतलब कौन कौन? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, different at different point, different at different point, then the electric field is known as non uniform electric field, non uniform electric field। magnitude or direction or both different at different point, then the electric field will be non uniform electric field। उसके बाद में थर्ड वन आएगा रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रेडियल से समझ में आता है ये अलोंग द रेडियस ऐसे कुछ तो रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से एक्ट हो रही है, स्पेस में कोई भी एक पॉइंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से स्टार्ट होके रेडियली आउटवर्ड, मतलब कि जैसे वो पॉइंट सेंटर है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग रेडियस जा रही है, उसको हम बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड, या फिर रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड मतलब इस तरह से गिवन पॉइंट जो है वो सेंटर की तरह एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द रेडियस एंड टुवर्ड्स द पॉइंट अगर आ रही है, तो इन दोनों केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम बोलेंगे एज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो राइट डाउन रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड acts towards the point or away from the point, if an electric field acts towards a point or away from a point, electric field acts towards a point or away from the point, then the electric field is known as रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब याद रखना है आपको, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दी है तो ये जो पॉइंट है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए,
एंड अगर टुवर्ड्स आ रही है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब हम इस एक थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कहाँ पे एक्ट होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। एंड अगर वहीं पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे एक्ट होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। सो राइट डाउन विथ स्टार मार्क। इलेक्ट्रिक फील्ड for positive charge is outward or away from charge. Electric field for positive charge is outward or away from the charge. And electric field for negative charge, electric field for negative charge is radially inward or towards the charge, radially inward or towards the charge. ठीक है, अब ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक स्पेस है, कहाँ पे होता है स्पेस, चार्ज के सराउंडिंग में, जिसमें क्या होगा, अगर दूसरा कोई चार्ज आ रहा है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। कौन सा फोर्स होगा, दोनों भी हो सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी। किसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर चार्जेस लाइक है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर चार्जेस अनलाइक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, देन उसके बाद में आती है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड रेडियल। यूनिफॉर्म में क्या कंडीशन है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। एंड रेडियल में कंडीशन क्या होगी, एक तो अवे फ्रॉम द पॉइंट या फिर टुवर्ड्स द पॉइंट। इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रही है तो वो बनेगी रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब देखो इंटेंसिटी जो होती है इन जनरल, इंटेंसिटी जो होती है इन जनरल, उसकी वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग लेंगे तो उसका मतलब होता है ॲबिलिटी टू एक्झर्ट द फोर्स। आपण म्हणतो ना सकाळी सकाळी ऊन किंवा उन्हाची इंटेन्सिटी खूप कमी असते, दुपारी जास्त असते, म्हणजे काय होतं की जे फोर्स ॲक्ट होणार आहे किंवा जे वर्क डन होणार आहे ते मॅक्सिमम है कधी, इसका मतलब वहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब हमें लेना है एबिलिटी टू एक्सर्ट द फोर्स। अब इसको समझने के लिए क्या होगा, हम फिर से स्पेस में एक चार्ज लेंगे, जैसे कि प्लस क्यू चार्ज हमने स्पेस में प्लेस किया है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका काम क्या होगा, सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई। अब ये चार्ज के सराउंडिंग में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दी। हमें मालूम है इस फील्ड में अगर दूसरा कोई भी चार्ज हम एंटर करेंगे तो चार्ज के ऊपर क्या एक्ट होगा, फोर्स एक्ट होगा। कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ रेफरेंस पॉइंट लेंगे, जैसे कि ये चार्ज के सराउंडिंग में पहला पॉइंट मैंने लिया है ए, और ये ए का डिस्टेंस है R1। उसके बाद में दूसरा एक पॉइंट लिया है बी, एंड इस बी का डिस्टेंस है R2, एंड एट द एंड कोपरत सी पॉइंट लिया है जिसका डिस्टेंस आपको बोला है कितना है, R3। अब ये तीनों पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, एक छोटा छोटा टेस्ट चार्ज, Q0 का मतलब क्या होता है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब सिर्फ टेस्ट के लिए हमने रखा था, मतलब उसका मैग्नीट्यूड एक्सट्रीमली स्मॉल था। ठीक है, तो प्लस Q0 इतना चार्ज हमने ए के ऊपर रखा है, वही प्लस Q0 हम बी के ऊपर रखेंगे, वही प्लस Q0 हम सी के ऊपर रख देंगे। तो अभी एज पर डेफिनेशन तीनों चार्जेस के ऊपर क्या एक्ट होने वाला है, फोर्स एक्ट होने वाला है। कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों कौन है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ए बी एंड सी तीनों पॉइंट के ऊपर जो चार्ज हमने प्लेस किया था उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा। देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q0 है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q0 है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q0 है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट ही होगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन चार्ज की
फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है एट डिफरेंट पॉइंट, एंड ये जो फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी है उसको ही डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स एक्सर्ट करने की एबिलिटी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ गया क्या होता है? सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक field intensity is a vector quantity. Electric field intensity is a vector quantity which gives the strength of electric field, which gives the strength of electric field at a given point. बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन होगी जिसका काम क्या होता है? स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राइट इन डबल इनवर्टेड कॉमा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट in an electric field, in an electric field is defined as force acting per unit charge, force acting per unit charge placed at given point, placed at given point. It is denoted by capital E, denoted by capital E, given by E vector equals to F vector upon Q naught. अब F तो मालूम है क्या होता है? F मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, एंड Q नॉट का मतलब क्या होगा? जिस पॉइंट के ऊपर टेस्ट चार्ज, जिस पॉइंट के ऊपर हमें फोर्स कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला अगर हम पुट कर देंगे, फोर्स क्या था अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ? बट F इक्वल्स टू था K Q1 Q2, बट Q1 का मतलब Q है, Q2 का मतलब Q नॉट है, अपॉन R स्क्वायर था। तो हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो E की वैल्यू क्या बनेगी? K Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि Q नॉट कट हो गया, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, वेयर 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन क्या बनता है? कांस्टेंट, हाँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 उसकी वैल्यू है, बट 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन क्या होता है? कांस्टेंट, जिसमें 4 पाई क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो स्फेरिकल प्रोड्यूस होती है, मतलब 3 डायमेंशनल है, एंड स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है? 4 पाई होता है, मतलब पूरा स्फेरिकल सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ये 1 अपॉन 4 पाई आता है। इप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इप्सिलॉन 0 इंटू के, इप्सिलॉन 0 का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है? 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, एंड के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम विच इज इक्वल्स टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम एंड इन्फिनिटी फॉर मेटल और कंडक्टर्स। मतलब बाकी सारी कंडीशंस जो कूलम्स लॉ एंड फोर्स रिलेटेड एप्लीकेबल थी पूरा रिपीटेशन है, फक्त इथं काय होईल? एक चार्ज डिव्हिजनला जातोय म्हणजे एक चार्ज कमी होईल। तो ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F बाई क्यू या फिर 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड स्टार मार्क करके इस लिस्ट में और एक फॉर्मूला ऐड करो, E इक्वल्स टू होता है V अपॉन डी। क्या होता है? E इक्वल्स टू V अपॉन डी। यहाँ पे V का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट पोटेंशियल हमने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन लिस्ट में ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। E इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन डी। V का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डी का मतलब गिवन पॉइंट का डिस्टेंस, जो आर था वही है।
अब बोलो एस आई यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? वोल्ट पर मीटर। कहां से? V अपॉन डी से करेंगे, बट फोर्स अपॉन क्यू से करेंगे तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट अपॉन मीटर। ये दोनों भी यूनिट होंगे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कहाँ पे होती है? अगर चार्जेस गिवन है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज या फिर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। लेकिन चार्ज गिवन नहीं, डेटा इन टर्म्स ऑफ फोर्स गिवन है, तो डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ फोर्स। राइट डाउन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सेम एज दैट ऑफ direction of electric field intensity will be same as that of electrostatic force या फिर फोर्स। डायमेंशंस क्या होंगे बोलो? L1 M1 T माइनस 3 I माइनस 1। कैसे आ गए? देखो फोर्स है मतलब L1 M1 T माइनस 2 अपॉन चार्ज है मतलब I1 T1 ऊपर गया I माइनस 1 T माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फिर से अगेन इसके ऊपर से हम प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन लिख सकते हैं। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? मैग्नीट्यूड ऑफ Q के साथ। यानी कि अगर हमें सिर्फ E एंड Q का रिलेशन दिया है तो E2 बाई E1 इक्वल्स टू क्या बनेगा? Q2 बाई Q1। अगेन इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? K के साथ। यानी जैसे फोर्स अकॉर्डिंग टू मीडियम चेंज होता था, इंटेंसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। यानी कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? K1 अपॉन K2। एंड सेम वे अगर डिस्टेंस के साथ रिलेशन लेना है तो E प्रोपोर्शनल होगा टू द 1 अपॉन R स्क्वायर। यानी फिर से E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू क्या बनेगा? R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। एंड यहां से अगेन फोर्स की तरह K1 R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? K2 R2 का स्क्वायर। मतलब गिवन पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम है, बस वहां पे मीडियम एंड डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ये रिलेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे जो दिख रहा है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यानी कि देखो फोर्स कैलकुलेट करना है अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो अगर सरल सरल क्वेश्चन की स्टेटमेंट में या कंडीशन में हमें दो चार्जेस गिवन है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली कूलम्स लॉ यूज करेंगे, दैट इज 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट 90% टाइम्स किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिचुएशन ये नहीं होगी, क्योंकि दो चार्ज दिए मतलब उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ सकता, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है, इसलिए ज़्यादातर वहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको इंटेंसिटी के फॉर्म में डेटा देके फिर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है एंड फोर्स कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं क्या? क्योंकि E इक्वल्स टू F बाई Q है, इसका ही मतलब क्या होता है? F इक्वल्स टू Q इंटू E। F इक्वल्स टू क्या बनेगा? Q इंटू E। तो आगे एक रिलेशन ये मिल गया F इक्वल्स टू Q इंटू E। इससे पहले हमने पूरे मैकेनिक्स में जितने सारे फोर्सेस के फॉर्मूले देखे थे, यहाँ पे उनको क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन 1 बाय 1 रिप्लेस करेंगे। तो F इक्वल्स टू क्या बनेगा? QE। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज था और उसका कुछ तो फोर्स एक्ट होके वो मोशन में सेट हो रहा है और उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि फोर्स को हम एक्सेलरेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इक्वल्स टू ma। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग फोर्स कितना होता है? F इक्वल्स टू Q इंटू E। इक्वेट कर देंगे तो क्या बनेगा? ma इक्वल्स टू Q इंटू E, यानी एक्सेलरेशन बन गया Q इंटू E अपॉन M। यानी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज दिया है एंड उस चार्ज का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, इक्वेट किया, देखो ये F इक्वल्स टू ma, ये मैकेनिक्स वाला फोर्स है, यहाँ पे फोर्स का न्यू रिलेशन मिल गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रही है, दोनों की इक्वेट किया, एक साइड में a आ गया, एक्सेलरेशन बना QE बाय, बोला पटपट, एक्सेलरेशन बना QE बाय, एक्सेलरेशन बना QE बाय, वेयर Q का मतलब
चार्ज। कौन सा चार्ज? जिसके ऊपर फोर्सेस एक्ट होने वाले, जो एक्सेलरेट हो रहा है। ई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन चार्ज। अभी एक्सेलरेशन मिल गया और आगे मम्मी बोला कि चार्ज पहले रेस्ट में था, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है क्यू ई, तो टी इतने टाइम इंटरवल के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी? क्या है हमारे पास? काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है? v इक्वल्स टू यू प्लस, रेस्ट में था मतलब u 0 बनेगा, तो v इक्वल्स टू क्या बनेगा? at। a कितना था? क्यू ई बाय यम इंटू क्या बनेगा? t। तो ये वेलोसिटी बन गई क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। ये क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। कहाँ पे? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं पे अगर बोला गया कि चार्ज का जो है हमें मास दिया है m, तो उस चार्ज का मोमेंटम कैलकुलेट करना है। मोमेंटम कितना होगा? क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो हमारे पास है, सिर्फ इसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मास मास कट हो जाएगा एंड मोमेंटम बनेगा q इंटू ई इंटू टी, वेयर q का मतलब चार्ज, e का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, t का मतलब टाइम, कितने टाइम के बाद हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज होने वाली है। ठीक है, तो मोमेंटम बन गया q इंटू ई इंटू टी। उसके बाद में अगर बोला है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, बट हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, क्या है? q इंटू ई इंटू टी अपॉन एम। इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 1/2 इंटू एम इंटू क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक एम कट होके काइनेटिक एनर्जी बन गई क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम। ये बनेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज आफ्टर टाइम इंटरवल टी। यानी कि देखो हमें यहाँ पे बस एक नई कंसेप्ट मिल गई कि चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे उसका फोर्स होता है क्यू ई, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। ये इलेक्ट्रो की कंसेप्ट मिलने के बाद अब तक जो पढ़ा था हम उसको यहाँ पे अप्लाई करके, मतलब फिर से वही 1D 2D एनएलएम की कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करके आगे नए फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे न्यू कौन था? ओनली एफ इक्वल्स टू क्यू ई। फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गई, मोमेंटम आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये कैसे मिला हमें? जब क्वेश्चन में बोला गया कि चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया था तो वो एक्सेलरेट हो रहा है। अगर वही कंडीशन अगर हमें चेंज करके बोलते हैं, लिहून झाले चेंज करके बोलते हैं कि कोई चार्ज है, जैसे एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन जो है वो अर्थ के ऊपर गिर रहा था, लेकिन जैसे अर्थ के सरफेस के क्लोज आ गया एकदम से स्टॉप हो गया, तो उसको स्टॉप करने वाली अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। तो हमारी कंसेप्ट क्या बोलती है कि जो प्रोटॉन नीचे गिरने वाला था, क्यों गिरने वाला था? क्योंकि उसको mg नीचे खींच रहा था, अभी रुक गया मतलब इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब mg को कोई तो बैलेंस करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को बोला है, इसका मतलब mg को बैलेंस कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करेगा। मतलब हम फिर से लिख देंगे नीचे एक्ट होने वाला mg मस्ट बी इक्वल टू q इंटू ई। इनको इक्वेट कर दिया, हम अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स क्या बनता है? F इक्वल्स टू क्यू ई। एंड जैसे हमने कूलम्स लॉ के एग्जांपल देखे थे, दो बॉडी सरफेस के ऊपर इक्विलिब्रियम में मूव नहीं होती है, तो वहां पे हम क्या करते थे? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते थे। बस वहां पे डेटा Q1 Q2 के फॉर्म में था, यहाँ पे डेटा किसके फॉर्म में रहेगा? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये दोनों डिफरेंस है। आपको अगर दो चार्जेस दिए तो डायरेक्टली Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू के अप्लाई करो, लेकिन अगर चार्ज एक ही दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेटा यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है? समझना असेल तर बोला ना, ठीक है? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? मतलब स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप्स, फर्स्ट वन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट वन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद में आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मतलब? एबिलिटी और स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करने वाली वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हमने डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट चार्ज डिनोटेड बाय E, गिवन बाय E इक्वल्स टू F अपॉन Q, वेयर F इज द फोर्स, Q इज द चार्ज। या फिर अल्टरनेट फॉर्मूला KQ अपॉन आर स्क्वायर, उसी को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन K अपॉन
1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे बोलते हैं। लास्ट वन स्टार मार्क करके लिख के दिया है वो v/d, उसको स्टार मार्क इसलिए किया क्योंकि हम पोटेंशियल अब तक पढ़ा नहीं हमने, ठीक है। देन यूनिट क्या था, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। डायमेंशंस L1 M1 T-3 I-1 एंड एट द एंड हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो वो डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, 1 बाय 1 सबसे पहले चार्ज के ऊपर। कैसे डिपेंड है चार्ज के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद में मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड अगर डिस्टेंस है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ स्क्वायर का डिस्टेंस। उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डेटा दिया जाएगा हर बार रिप्लेस करेंगे विथ F इक्वल्स टू Q इंटू ई, एंड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन उसको फिर हम इक्वेट करेंगे। जैसे अगर एक्सेलरेशन बोला है तो क्यू ई अपॉन वेलोसिटी बोला है तो क्यू ई बाय एम इंटू टी, मोमेंटम बोला है तो क्यू ई इंटू टी, एंड काइनेटिक एनर्जी बोलिए तो क्यू स्क्वेयर ई स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन 2m। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी चार्ज पार्टिकल की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डिपेंड करती है चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर एज क्यू का स्क्वायर। उसके ऊपर ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका भी स्क्वायर, एज वेल एज ये डिपेंड करेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मास। टाइम तो गिवन रहेगा, टाइम तो कांस्टेंट रहेगा। हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब ये एकदम सिंपल कंडीशन है। आपको बोला है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। भगत क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन आपको गिवन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होंगे, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इधर से इधर मतलब लेफ्ट से राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो अवे किससे जाती है, पॉजिटिव चार्ज से, टुवर्ड्स किसके आती है। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हमें एज्यूम करना पड़ेगा, ये गिवन नहीं होगा, एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन था, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे कौन रहेंगे, सारे नेगेटिव चार्जेस। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इनके बिटवीन का जो स्पेस है उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी अब गिवन कंडीशन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आपको बोला जाता है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज है, एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी नेगेटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, कहां पे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, क्या होगा, मतलब दो ही कंडीशन होती है, एक तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है, नहीं तो स्पीड डिक्रीज हो सकती है। मतलब वो एक तो एक्सेलरेट होगा नहीं तो रिटार्ड होगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है तो वो एक्सेलरेट होगा या रिटार्ड होगा। हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, क्या है, QET/m। तो एक्सेलरेट होगा या रिटार्ड होगा, कितने लोगों को लगता है रिटार्ड होगा, रेज योर हैंड्स। रिटार्ड एंड एक्सेलरेट दो वर्ड्स में बोलो बस, ठीक है। कितने लोगों को लगता है एक्सेलरेट होगा, बाकीच्यांना काही कळालंच नाही का। हे बघा इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, कुठे इलेक्ट्रिक फील्ड ही दिसते। या इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये आपण काय केलं, एक इलेक्ट्रॉन किंवा निगेटिव्ह चार्ज पाठवला, यहां से कौन एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होगा, कहां पे एंटर कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है। तो ये एक्सेलरेट होगा मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, या रिटार्ड होगा मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, क्या होगा, रिटार्ड होगा। क्यों रिटार्ड होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इधर कौन था, पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको पीछे अट्रैक्ट करेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे कौन था, नेगेटिव चार्ज था, तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब इस तरह की अगर कंडीशन है, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं इन द डायरेक्शन, तो उसका क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। एंड ये रिटार्डेशन अगेन कितना रहेगा, Q इंटू ई इंटू टी अपॉन एम। कहाँ से आ गई ये रिटार्डेशन, आता फॉर्म्युला बघितला होता ना, एम ए इक्वल्स टू क्यू ई, ए इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बट यू तो जीरो था इसलिए वी इक्वल्स टू ए टी। ए टी मतलब क्यू ई इंटू टी अपॉन यम. कळालं काय, रिटार्ड म्हटल्यामुळे माइनस साइन नहीं, जरी इथं रिटार्ड नहीं म्हटलं तर माइनस साइन घेणार आपण, क्योंकि क्यू निगेटिव है ना तो इसलिए वो माइनस आएगा. अभी सेम कंडीशन में अगर आपको बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेंगे बाय पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन, एंड ये एंटर करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जाके क्या होगा, एक्सेलरेट होगा. क्यों एक्सेलरेट होगा, हाँ ये वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है सिर्फ. एक्सेलरेट होगा तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, सिर्फ क्यू ई अपॉन एम होगा. एंड वेलोसिटी पूछी तो वो आप पे टी आएगा, करेक्ट है. हाँ, पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन अगर एंटर करेगा तो क्या होगा, वो और ज़्यादा एक्सेलरेट होगा. क्यों ऐसे, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, मतलब स्पीड अप होगा. एंड एक्सेलरेट कितने से होगा, ए इक्वल्स टू अगेन क्यू इंटू ई अपॉन एम. ठीक है, ये कंडीशन कब के लिए, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ एंटर करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस तो. अभी सिमिलर कंडीशन गिवन है और आपको बोला है कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट केस में नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन. आता समजतं पण नंतर कन्फ्यूज करतात बरं काही स्टेटमेंट, इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मतलब अब जाके इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, फिर से क्या होगा, रिटार्डेशन नहीं होगा, अब जाके एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इस साइड में कौन है, इस साइड में कौन है, तो नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेलरेट होगा. एंड अगर वहां पे बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन है, इन द अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, क्या होगा, रिटार्डेशन. क्यों, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों इधर ही अट्रैक्ट करेंगे, मतलब उसकी स्पीड कम होगी. एंड आगे आया तो भी यहाँ पे कौन है, पॉजिटिव चार्ज, जो क्या करेगा, उस प्रोटॉन को रिपेल करेगा. ठीक है, मतलब भगत पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ रहा है, क्या होगा उसका, श्रवण, नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, एक्सेलरेट होगा. ठीक है, हरी, नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, घोळ व्हायला लागले, काय करायचं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने की, उसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव किधर है निगेटिव किधर है, वो अगर ड्रॉ कर दिया कन्फ्युजन ही नहीं होगा. आता ह्याच डायग्राममध्ये जर मी अगोदर प्लस कुठं निगेटिव्ह कुठं हे जर सांगितलं नसतं तर आपल्याला आन्सर प्रेडिक्ट करताच आले नसते. इसलिए कन्फ्यूजन अगर हो गया तो डायग्राम ड्रॉ करने का. ठीक है, राम, नेगेटिव चार्ज है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिटार्डेशन. सिट डाउन. तन्विशा, पॉजिटिव चार्ज है इन द अपोजिट डायरेक्शन, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन होगा बेटा. आन्सर आपलं जे आलं आहे ना त्यावर स्टिक राहायचं, कळालं ना. म्हणजे असे क्वेश्चन विचारले की तेव्हा माझ्यावर जास्त विश्वास नाही ठेवायचा, फक्त शिकवताना ठेवायचं. ठीक आहे, प्रसाद, पॉजिटिव चार्ज है इन द डायरेक्शन, रिटार्डेशन, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन, अजून कोणते रिटार्डेशन सांगा. बाकीच्यावर का विश्वास ठेवतो, तुला काय वाटतं, ॲक्सेलरेशन वाटत होतं ना. ठीक आहे, आन्सर चुकीचा असेल पण त्यावर फर्म राहा. ते प्रथमेशला काय कळतं तो सांगतो रिटार्डेशन, तू पण सांगतो रिटार्डेशन. सिट डाउन. चलो, लिख के हो गया सबका, मागचं पण नाही लिहिलं.
बाकीच्यांना लिहून दे ना, तू मानाचा काय एकटा. चलो हो गया. स्वप्नील स्टैंड अप. अल्फा पार्टिकल है, एंटर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सेलरेट होगा, रिटार्ड होगा, दोनों में से एक आंसर बोलना है बस. अल्फा पार्टिकल मतलब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव चार्ज है. एक्सेलरेट होगा अपोजिट डायरेक्शन में. इकडून तिकडून माहित नाही मला. इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल एंटर कर रहा है. रिटार्ड होगा. आता एक्सेलरेट म्हटला होता, आता रिटार्ड झाला का? सुद्धा. चलो नेक्स्ट. रात्री कमी अभ्यास करायचा बेटा. झोप रात्रीची घ्यायची, क्लासमध्ये झोपाने काढायची. झोपली नाही तू आत्ता? झोपली नाही ना आत्ता? झोप लागली नाही तुला आत्ता? स्टँडअप. इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सेलरेट होगा या रिटार्ड होगा? इलेक्ट्रॉन रिटार्ड. बर, पॉजिटिव चार्ज है इन द अपोजिट डायरेक्शन. पॉजिटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन. इथे लिहिलंय का? हेच वाचून सांगायला लागली तू. सिट डाउन. चलो हो गया. श्रवण, ये जो लिखा हमने एक्सेलरेट होगा, रिटार्ड होगा, स्टैंड अप, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते क्या हम एक्सेलरेशन का? अगर एक्सेलरेट होगा ऐसे बोला गया तो उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते क्या? कर सकते. कैसे? फॉर्मूला सांगना सरल सरल. क्यू ई बाई एम. कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्यू ई बाई एम. लेकिन ये कब कंडीशन अप्लीकेबल है? जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन होगी तो. सिट डाउन. अब स्टार मार्क करके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज. इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज मैग्नीट्यूड. Electric field can change magnitude as well as direction or both. स्टार्ट में क्या लिखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और बोथ ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकती है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. किसका? वेलोसिटी का, ऑफ द चार्ज. बट वही जब हम मैग्नेटिक्स में सेम पॉइंट डिस्कस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन होगा. बट मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज. बट मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज. But magnetic field can only change direction of velocity of charge. सेम फॉर्मूले हमें मैग्नेटिक्स में भी रिक्वायर्ड है, बट वहाँ पे फिर से हम लिखेंगे नहीं, मैं बस बोल दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, त्यामुळे अच्छे से प्रिपेयर करो. ठीक है. कंडीशन क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों में चार्ज इंटरेक्ट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकती. मतलब चार्ज को एक्सेलरेट या फिर रिटार्ड नहीं कर सकती. उसको कौन कर सकता है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकती है एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होता है अभी हमने देखा है. अब डायरेक्शन के लिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन, स्टार मार्क करके लिखो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, व्हेन अ चार्ज enters, when a charge enters in a direction, when a charge enters in a direction perpendicular to the electric field,
अब दोनों भी केस, इससे पहले दोनों केस थी, उसमें क्या था, चार्ज एक तो सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन में एंटर कर रहा था, अब कहाँ पे एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। व्हेन चार्ज एंटर्स in a direction perpendicular to the electric field, then it moves along parabolic path. It moves along parabolic path. अब पैराबोलिक पाथ कैसे मूव करेगा, बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल को याद करना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल में बस उल्टी कंडीशन थी, नीचे कौन एक्ट होता था, कौन एक्ट होता था प्रोजेक्टाइल मोशन में, डाउनवर्ड कौन एक्ट होता था, जी, एम जी नहीं, फक्त जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन है और उसमें हमने बोला है कि चार्ज एंटर कर रहा है, कैसे एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये चार्ज एंटर करेगा तो यहाँ पे इसकी जो भी वेलोसिटी होगी, इसके हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक वर्टिकल होगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ax मतलब एक्सेलरेशन है वो एक्ट ही नहीं होगा, मतलब ax कितना बनेगा, 0 बनेगा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वहां पे g था प्रोजेक्टाइल में, यहाँ पे कौन होगा राम, QE/m। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन कितना होता है, QE/m, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना बनेगा, QE/m। क्लियर है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है, इसका मतलब v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रहेगा, जिसको हम vx भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या बनेगा, x/t, यानी x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं vt। उसी तरह से वर्टिकल y के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है, एक्सेलेटेड मोशन है तो क्या लेना पड़ेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, u0 इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था इसलिए u0 लेंगे, तो क्या बचेगा, y इक्वल्स टू हाफ ऑफ a इंटू टी का स्क्वायर, बट a मतलब कौन था, QE/m, इंटू टी का स्क्वायर कर रहे हैं, बट t मतलब कौन है यहाँ पे t मतलब कौन है, x/v है, इसको पुट करेंगे, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट है, यानी y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ गया, यानी y इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, इसलिए चार्ज यहाँ पे आने के बाद ऐसे मूव करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या किया, डायरेक्शन को भी चेंज किया, किसकी, वेलोसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट डाउन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब जो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए, सेम पॉइंट्स हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में डिस्कस करने हैं, एंड उसके बाद सेम पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आने वाले हैं। म्हणजे परत तेच रिपीट आहे बघा, या टॉपिकच्या सगळ्या कन्सेप्ट रिपीट होणार आहे सगळ्या रिमेनिंग सिलेबसमध्ये। त्यामुळे इथं जे कळत नाही आहे, डोक्याच्या वरतून जात आहे, लिंक लागत नाही आहे असं वाटत असेल तर नंतर या, मी इंडिव्हिज्युअली पण एक्सप्लेन करतो, पण इलेक्ट्रोला 100% प्रिपेअर कराच। हा झाला म्हणजे 12th एनसीईआरटीचं आपलं 80% वर्क झालं, बाकी नंतर कन्सेप्ट नाहीच आहे, डायरेक्ट फॉर्म्युले आणि क्वेश्चन्स। म्हणजे एकट्या इलेक्ट्रो आणि करंटला जेवढा टाईम लागतो आपल्याला कंप्लीट करायला, तेवढा टाईम बाकी सगळे टॉपिक कंप्लीट करायला लागतो, कारण नंतर फक्त फॉर्म्युले आणि कंडिशन्स बदलतात। ठीक है, तो ये थी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की कंडीशन, एंड अगर परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो क्या होगा, उसके बाद एक्सेलरेशन कितना, वेलोसिटी कितनी, मोमेंटम कितना, काइनेटिक एनर्जी कितनी इन केस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया क्लियर? हो, नहीं नहीं नहीं, यूनिफॉर्मली वाढल्यावर कॉन्स्टंट कशाला म्हणणार। रूल क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए कांस्टेंट लिया है। ठीक है, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में सेम रहेगी या चेंज होगी, चेंज होगी। कितनी बनेगी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस,
क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, ये बनेगा अलोंग वाई का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही अलोंग वाई की वेलोसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ क्वेश्चन या फिर स्टार मार्क करके पॉइंट लिखो, इफ a proton remains stationary, if a proton remains stationary near the surface of earth, if a proton remains stationary near the surface of earth, then what will be the intensity of electric field? What will be the intensity of electric field at that point due to earth? करो कैलकुलेट। एक पॉइंट है अर्थ के सराउंडिंग में जहां पे प्रोटॉन स्टेशनरी हो गया, तो उस पॉइंट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो अर्थ ने प्रोड्यूस की है वो कितनी होगी, कैलकुलेट करना है। हो सकता है कैसे, काय चालू आहे प्रसाद, काय आठवतंय मग? हो विचार करतोय, हा विचार करतोय, एवढा हुशार झाला का तू? सकाळी सकाळी काय आठवतंय, केव्हाच हसायला लागलाय तू? हे स्वप्न वगैरे पडलं होतं काय, चांगले मार्क्स पडले, नंबर लागला, असं काही नाही? एवढे सकाळी कसं काय हसायला येते तुला? असं विनाकारण कोण असतं बरं? एकटाच बसलेला आहे, मी इकडे बडबड करतोय, खाली बघतोय, इकडे तिकडे बघतोय, हसतोय, असं कधी होतं? हां राम आलाय सर? नहीं, मग क्वेश्चन सोडवा, मला काम नहीं म्हणून मी बडबड करतोय। कंडीशन क्या होगी, बोला था मैंने, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन नीचे क्यों गिरेगा, क्योंकि उसका वेट नीचे गिराएगा, मतलब mg, लेकिन ये mg नीचे नहीं लेके जा रहा है, मतलब ऊपर कोई तो है जो बैलेंस कर रहा है, कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, मतलब क्यू ही होगा। यानी कि प्रोटॉन अगर रेस्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये mg एंड QE एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एंड इस केस में अगर ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो इसका मतलब mg इक्वल्स टू QE, तो E इक्वल्स टू बनेगा mg अपॉन Q। m मतलब प्रोटॉन का मास, कितना है प्रोटॉन का मास, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, g यानी 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Q का मतलब कौन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, कितना है प्रसाद, प्रोटॉन का चार्ज -12, हे कुठून आणले, तो -12 तर कुठंच नव्हते, नाही परमिटिविटी मध्ये होते, बरोबर, ठीक है। Q कितना बनेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 कट, 1.6 से 1 कट, क्या बचा, -19 ऊपर आके +19 +1 +20 -27, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -7 न्यूटन पर कूलम, इस रेंज में अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ठीक है। अब उसी पॉइंट के ऊपर आपको बोला है प्रोटॉन के बाद में अल्फा पार्टिकल है, वो भी रेस्ट में आ रहा है, तो अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अल्फा पार्टिकल ना, वो अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, उसका मतलब He24, He24 का मतलब क्या होता है, He24 चार्ज डबल एंड मास 4 टाइम्स, मतलब सेम कंडीशन अप्लाई होगी। श्रवण आंसर आलेगा, बस लगा बर शांत। E इक्वल्स टू क्या बनेगा, mg अपॉन क्यू, तो mg अपॉन क्यू जो प्रोटॉन के लिए था वही रखेंगे, बस प्रोटॉन का एंड अल्फा पार्टिकल का मास क्या है, अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स है, हे कळतं का, प्रोटॉन म्हणजे कोण, H11, अल्फा पार्टिकल म्हणजे कोण, He24, हा मास नंबर है, पहले 1 होता आता 4 झाला, यानी कि मास कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ
मास ऑफ प्रोटॉन यानी 4 से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे चार्ज 1 था, चार्ज 2 हो गया, मतलब चार्ज डबल हो गया, मतलब इंटेंसिटी भी क्या बनेगी, डबल बनेगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, इस रेंज में, अगर अल्फा पार्टिकल बैलेंस हो रहा है तो। ठीक है, ये अभी अर्थ एंड अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन बोल दिया। आपको अगर इनको छोड़ के दूसरा कोई भी कंडीशन देंगे, जैसे कि बोला जाएगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है एंड ये निगेटिवली चार्ज प्लेट है, इनके बिटवीन एक पॉइंट P है, इस स्पेस में E इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो अगर पॉइंट P के ऊपर हमने कोई भी एक चार्ज प्लेस किया है Q, तो ये Q का मैग्नीट्यूड एंड इस Q का पोलैरिटी क्या होगा, सो दैट ये रेस्ट में रहेगा। क्वेश्चन कड़ा लगा? दो प्लेट्स है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है, उसके बिटवीन के स्पेस में एक पॉइंट है P, और बोला है कि पॉइंट P के ऊपर एक चार्ज प्लेस किया है हमने Q। तो Q अगर ये रेस्ट में है तो ये Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो, एंड उसके साथ साथ Q की पोलैरिटी कौन सी होगी, Q पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। सबसे पहले Q अगर पॉजिटिव रहेगा तो यहां पे रेस्ट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्लस प्लस रिपेल करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, उसको नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर Q निगेटिव होगा तो क्या होगा, जितना अट्रैक्शन नीचे से होगा, मतलब जितना रिपल्शन नीचे से होगा उतना ही अट्रैक्शन ऊपर से होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड जाएगा एंड वेट कहां पे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, और उसके बाद ये बैलेंस होगा। यानी Q फाइंड करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, mg = QE करेंगे। अब यहाँ पे Q चाहिए तो Q = बनेगा mg/E। इस तरह के कोई भी एप्लीकेशन में मतलब ऐसे अगर वेरिएशन दे रहे तो हमें क्या करना है, बस mg = QE करना है। क्लियर? चलो, मॉड्यूल आए सबने, काड़ा मॉड्यूल पटकन। इथं का चार्जचं Q काढायचं होतं ना आपल्याला। मॉड्यूल में से आपको (45) से लेके 52 तक कितने हो गए, 7 एग्जाम्पल। ठीक है, तो कल आते टाइम जितना थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया गया है वो, उसके बाद में 1 मिनट, 52 हो गया, (65) 42 से 65 जास्त होतील एका दिवसात, है ना। ठीक है, एक काम करो, 42 से लेके 55 बोला क्या, 45 आहे, 3 थोडी एग्जाम्पल असतात, काही पण का। 52 बोला ना, हाँ, 45 से लेके 52 तक कितने एग्जाम्पल हो गए, 7 to 8। तो कल आते टाइम 52 एग्जाम्पल तक के सॉल्व एग्जाम्पल अटेम्प्ट करके आओ। जो नहीं आएंगे हम पहले उनका डिस्कशन करेंगे, बाद में रिमेनिंग पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी एक्स्ट्रीमली इंपॉर्टंट पॉइंट आहे, लक्षात घ्या। हे नाही कळालं तर 12th NCERTचे पुढच्या टॉपिकची लिंक लागणार नाही, त्यामुळं काही लोक अजून जे रिलॅक्स आहेत अभ्यासाला लागा। ठीक है, एंड और एक बात, इवनिंग में 5:30 to 7 डायमेंशंस